ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे किसका, रदरफोर्ड का, है ना। क्या रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल में क्या डिफेक्ट आया है ना, तो ध्यान दो यार। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल और एटम में क्या ड्रॉबैक था ना, उसको सुनते हैं। नहीं, इससे ड्रॉबैक नहीं बताते, इससे पहले जो है ना मॉडल बताते। अब वो ध्यान से सुनो क्या ड्रॉबैक आया था, इसमें प्रॉब्लम क्या था कि इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है घूमता है, कहाँ पे घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस से चारों ओर। कौन बताया था ये, रदरफोर्ड बताया था, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन तब तक में मैक्सवेल का थ्योरी आया था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी चार्ज पार्टिकल के चारों ओर मूव करे तो वो क्या होता है, एनर्जी का रेडिएट करता है, मतलब एनर्जी लूज करता है। तो उसने कहा कि सारे साइंटिस्ट से सवाल की कि मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है चारों ओर, किसी न्यूक्लियस से चारों ओर, तो क्या करेगा ये, कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेगा, तो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एनर्जी। तो एनर्जी लूज करेगा तो ये धीरे धीरे नीचे आता जाएगा, तो नीचे आएगा तो ये तो न्यूक्लियस में घुस जाएगा, क्लैश कर जाएगा, एटम खत्म। ऐसा तो होता नहीं है, एटम तो स्टेबल होता है। तो फिर आपने ये कैसे बताया, तो इसका जो ये कहना था ये फेल हो गया था। इसलिए बात तो सही बताता, अभी हम लोग वही मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के चारों ओर, लेकिन ये स्टोरी का आंसर नहीं दे पाई। क्वेश्चन जो पूछा गया इससे कि हाउ दिस हैपन व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, इट रेडिएट इट्स एनर्जी ऑल द टाइम एंड at the time of 10.6 or some minutes it will be close to the nucleus but it doesn't happen. Why? तो इसका आंसर जो सिंपल था, ठीक है, वो हम बताएंगे बाद में, लेकिन अभी इसका आंसर देख लेते हैं ड्रॉबैक क्या था। ठीक है, तो पहला हम लिख लेंगे इसमें क्या डिफेक्ट क्या था कि रदरफोर्ड told that the electrons revolve around the nucleus। ठीक है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक theory if a particle revolves around nucleus, ठीक है, it रेडिएट एनर्जी, मतलब एनर्जी निकालेगा फाइनली इलेक्ट्रॉन कंसाइड टू न्यूक्लियस। ठीक है, बट वी सी दैट atom is stable, ठीक है, तो एटम स्टेबल होता है। तो प्रॉब्लम ये हुआ था, रदरफोर्ड ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है ना, किसके अनुसार, चार्ज पार्टिकल मूव करता है ना किसी चार्ज पार्टिकल की तरह, तो इलेक्ट्रॉन वो हमेशा क्या होता है, एनर्जी का रेडिएट करता है। और अगर इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी रेडिएट करे हमेशा, तो ये फॉल होकर कहाँ, न्यूक्लियस में जाएगा, न्यूक्लियस में जाएगा तो एटम क्लैश कर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन हाँ अलग होता है ना, तो जैसे ये घूमेगा तो वैसे इसको घुमाने के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। कोई भी अगर बॉडी
सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसका जो मोशन होता है एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो एक्सेलरेटेड मोशन की वजह से इसको चाहिए एनर्जी, और एनर्जी की वजह से क्या होगा, ये नीचे जाते जाएगा। इसके पास अभी जितना एनर्जी है, अब एनर्जी इसका खत्म हो गया तो कहाँ नीचे चला जाएगा घूमते घूमते। तो ऐसे करते करते ये ऐसे घूमेगा, मतलब ये घूमने का इसका जो तरीका है ये ऐसा हो जाएगा कुछ, ऐसा हो जाएगा स्पाइरल शेप में। तो इसमें दूसरा इसका डिफेक्ट क्या था कि इलेक्ट्रॉन किस फॉर्मेट में रहेगा ये भी नहीं बताया था, कि इतने सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कहाँ इलेक्ट्रॉन घूमेगा नहीं घूमेगा ये भी नहीं बताता। जहां हमारे इलेक्ट्रॉन सबको घुमा दो। तो प्रॉब्लम ये भी था कि he did not chart the number of electrons in a cell। ठीक है, तो किसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो ये भी नहीं बताया था। तो इन दो तीन वजह से क्या होता है कि इसका जो मॉडल था वो फेल हो गया। तो फिर कौन आया, नील्स बोर। नील्स बोर ने फिर खुद का अपना एक क्या करा, ये निकाला, क्या कहते हैं, एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम निकालने के बाद इसने क्या करा, देखो इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन तो चलो घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूमेगा ही, ठीक है, लेकिन बेसिकली क्या करेगा, किसने बता दिया कि हर इलेक्ट्रॉन का एक अलग अलग एनर्जी लेवल होगा। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं घूम सकता है, ऐसे को जहां मन वहां घूमेगा। वो सब सेल करके बताया कि पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, ठीक है, इस टाइप से 18 ऐसा मूव करेगा ना। तो मूव करने के लिए वो कुछ कंडीशन बता दिया और सेल को एक अलग अलग एनर्जी लेवल दे दिया। क्या करा, बोला अगर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में अगर आएगा तो एनर्जी लूज करेगा, ठीक है, और नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी का गेन करेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर वो यहां से यहां जाना चाहेगा एनर्जी को लेगा, गेन करेगा, लोअर से अपर जाएगा, अपर से लोअर जाएगा तो एनर्जी लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। ये कुछ बातें थी उसने बताई थी, है ना, तो उनको हम थोड़ा लिख लेते हैं, उसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या था, ठीक है, और उनके बारे में थोड़ा समझते हैं कि ये एक्चुअली, और इसमें भी थोड़ा बहुत डिफेक्ट है लेकिन अभी तक हम एक्चुअली थोड़ा बहुत इसी को मानते हैं। उसके बाद फिर देखो सबसे बाद में तो आया था क्या कहते हैं, ये जब इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, जब पोजीशन को बताया गया था, ये जब बताया इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कैसे निकाला जाएगा, तो ये नील्स बोर ने बताया था। लेकिन एक क्या कहते हैं साइंटिस्ट था, क्या नाम से इसका भूल रहे, कुछ ऐसा है, हेंसिंगबर्ग था नाम से। तो इसने क्या करा, ठीक है, ऐसा कुछ था, ये साइंटिस्ट ने बताया था, ठीक है, कि नहीं तुम्हारे बुक्स में नहीं होगा ये, ठीक है, हेंसिंगबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का था, ठीक है। ये 11th सेक्शन दिया हुआ, ठीक है। तो अच्छा इसने क्या बताया था, ये क्या कहते हैं हेंसबर्ग, कुछ ऐसा नाम का साइंटिस्ट था हेंसबर्ग, ठीक है। इसने इसका अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हम उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते हैं, ये बताया था, ठीक है। तो हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी की बात करते हैं हम, जैसे बोलते हैं कि इफ अ बॉडी इज इन मोशन देन वी कांट फाइंड एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि डी ब्रोगली आया। डी ब्रोगली नाम का साइंटिस्ट था, जो तुम्हारी बुक में ये नहीं थी, हमारी बुक में यही तक में खत्म हो जाता है, एक रदरफोर्ड, उसके बाद खत्म हो जाता है नील्स बोर, सॉरी नील्स बोर, रदरफोर्ड का नील्स बोर, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो नील्स बोर के आगे की बात बताते हैं। नील्स बोर का जब फेल हुआ, जो स्टार इफेक्ट, जमन इफेक्ट और कुछ चीजें थी, जब नील्स बोर का ये नहीं बता पाया तो कुछ साइंटिस्ट जब आया तो उसने क्या करा, और ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से थोड़ा फेल हुआ इसका भी, नील्स बोर का भी। तो उसने क्या बताया था बाद में डी ब्रोगली कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वेव होता है, और वेव निकालने के इसने बताया था फॉर्मूला डी ब्रोगली, लैम्डा इक्वल टू होगा वेव नेचर h/mv। ये एक्चुअली तुम्हारे बुक में, ठीक है, h था प्लांक कांस्टेंट होता था, इसका वैल्यू 6 × 10⁻³
4 होता है, ठीक है। तो ये बोला था कौन, डी ब्रोगली, ठीक है। तो डी ब्रोगली का साइंटिस्ट जो था उसे बताया इलेक्ट्रॉन क्या, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल नहीं वेव है। तो वेव का हम क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो कोई बॉडी मूव कर रहा है हाई स्पीड में तो हम उसका क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, वेव है, ठीक है। बाद में उसको याद एक एसके डेंजर नाम का साइंटिस्ट आया, ठीक है, उसने खुद बताया, उसने भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन वेव होता है और इसका जो फील्ड में होता है तो उसका वेव निकालने का इक्वेशन वो बताया था। तो बहुत बड़ा इक्वेशन है, तो याद नहीं है तो इतना बड़ा इक्वेशन 11th में भी नहीं पाया बच्चे को, है। तो ये बेसिकली है, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्टोरी था इसके बेसिस पे। तो हमें समझना क्या है कि जो रदरफोर्ड ने दिया था, ठीक है, वो तो अभी समझ में आया। इसके बाद नील्स बोर ने जो दिया था वो क्या दिया था उसको हमको समझना है, ठीक है। तो वो हम लिख लेते हैं, नील्स बोर का क्या बात थी बताया हुआ। तो एन इलेक्ट्रॉन inside the nucleus, ठीक है। और नेक्स्ट ये बात बताया था क्या फिफ्थ में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नो एनर्जी एक्सचेंज ड्यूरिंग revolving an electron on orbit। अच्छा देखो इसको समझो क्या बात है, यहां से हम बताते हैं। 5 नो एनर्जी एक्सचेंज ड्यूरिंग रिवॉल्विंग एन इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑर्बिट, है ना। तो किसी भी ऑर्बिट पर अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो तब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, और कोई भी एनर्जी का रेडिएशन नहीं होगा, ना ही वो लूज करेगा ना ही गेन करेगा। इसका कुछ एजम्पशन थे, ये तुमको समझने हैं। तो पहला बताया क्या बताया कि इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑन अ सर्कुलर पाथ दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट और सेल। ऑर्बिट क्या होता है, देखो एक सर्कुलर पाथ जिस पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करेगा, इसने बताया था बोर्स ने। अब उसने बताया कि each cell has a definite energy, therefore cell is called energy level। मतलब क्या कि हर सेल का एक डेफिनेट एनर्जी होगा जिसकी वजह से क्या होगा कि सेल जो है एनर्जी लेवल कहलाएगा, ठीक है। अब नो इलेक्ट्रॉन इन अ सेल कैन बी सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल कैन बी कैलकुलेटेड बाई 2n², ना। तो ये नंबर है, ध्यान देना नंबर है। तो नंबर जो होगा इलेक्ट्रॉन्स का 2n² होगा। तो पहला में 1 रख के देखो, पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में रख के देखो 2 रख के देखो कितना होगा, 8 होगा। उसके बाद 18 होगा, 3 रखोगे तो 9 × 18 4 32। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, ओके। आगे जो है प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस में ही होगा, ठीक है। और नो एनर्जी एक्सचेंज ड्यूरिंग द रिवॉल्विंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑन ऑर्बिट। मतलब कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है न्यूक्लियस पे, है ना, न्यूक्लियस के चारों या किसी भी ऑर्बिट पे, तो तब तक कोई एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका कुछ एजम्पशन थी बात। इसके बेसिस पे इसने कुछ थ्योरी दिया था जो इसका बोर्स मॉडल ऑफ एटम कहते हैं, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, जो कि मतलब सही हुआ था। तो इसमें कुछ डिफेक्ट है, आगे हम बात करेंगे कि इसमें स्टार्क इफेक्ट और जेमन इफेक्ट कुछ होते हैं जिनको ये नहीं बता पाया था, ठीक है। और उसके बाद एक जब रेडियस निकालने का इसमें कुछ फॉर्मूला था, किसी भी इलेक्ट्रॉन को रेडियस निकालना है तो कैसे निकाल दें, ठीक है। जिसकी वजह से ये क्या कहते हैं हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी जो था उसने जो बताया था इसमें, ना, कि इसके वजह से इसका फॉइल हो गया था थोड़ा सा, ना। और भी कुछ हैं जिनके वजह से इनका थोड़ा सा फेल हुआ था। तो फेल होने के बाद जो है आगे जो आया, ठीक है, हम लोग समझ लेते थोड़ा सा, लेकिन पढ़ना नहीं हम लोग को आगे। इसके बाद आया था तो इसे डी ब्रोगली नाम का साइंटिस्ट ने वेव थ्योरी दिया था, है ना। उसके बाद एसके डेंजर था। तो सारे साइंटिस्ट अपना अपना अलग अलग कुछ दिया था, ठीक है। तो हमें अभी यहीं तक पढ़ना है, ठीक है। बोर्स मॉडल एटम ये पढ़ना था।
तो बाकी इसके बाद हम इसको देखेंगे, एक दो इसका डिफेक्ट नेक्स्ट टाइम देख लेंगे डिफेक्ट क्या था, और बाद में हम क्या करेंगे इसमें जो इसका आगे टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे।